आखिर ये नासिक टीसीएस मामला क्या है? धर्मांतरण के आरोप और जांच पर आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल? इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो क्या मेरे पति ने कोई बम धमाका किया? एक ही रात में 8 शिकायतें कैसे दर्ज हो गई? उन्हें तुरंत क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? यह सवाल नासिक टीसीएस मालिक मामले के एक अभियुक्त की पत्नी ने उठाया है। जब इस मामले की सुनवाई नासिक जिला अदालत में हो रही थी, तब हिरासत में बंद अपने पति से मिलने आई यह महिला पूरी स्थिति को लेकर उलझन में थी। एफआईआर नंबर 166 में सह अभियुक्त शाहरुख कुरैशी के पिता शौकत कुरैशी भी वहां रिश्तेदारों की भीड़ में खड़े थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की। सिंचाई विभाग से रिटायर्ड शौकत कुरैशी कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन उसकी रिहाई तक उसके लिए यहाँ आना मेरा फर्ज है। मगर शाहरुख दोषी है तो अदालत कार्रवाई करेगी, लेकिन मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वह मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उस दिन की सुनवाई करीब 3 घंटे तक चली। अभियुक्त के परिजन और वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पूरे 3 घंटे तक एक ही जगह खड़े रहे। इस मामले ने ऐसा आईटी कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम भी चर्चा में ला दिया। टीसीएस भारत के आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और जिसमें देश भर में हजारों लोग काम करते हैं। यह केस एक और वजह से चर्चा में है, वह है कि इस मामले में लगाए जा रहे हैं आरोप। इस मामले की रिपोर्टिंग और इससे जुड़ी चर्चाओं में कथित धर्मांतरण की कोशिश जैसे शब्दों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोगों ने इसे विदेश में मौजूद व्यक्तियों से भी जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इन सभी आरोपों और थ्योरी से आगे बढ़कर सवाल यह है कि असल तथ्य क्या है? पुलिस ने जांच और अदालत में क्या कहा है? पहली एफआईआर दर्ज होने के 1 महीने बाद अब कुछ सामाजिक संगठन, अभियुक्त के परिजन और वकील कई सवाल उठाने लगे हैं। अब तक का घटनाक्रम क्या है, ये जान लीजिए। इस मामले की शुरुआत 26 मार्च से हुई। नासिक के इंदिरा नगर इलाके के अशोका बिजनेस इनक्लेव स्थित टीसीएस के ऑफिस में काम करने वाली 23 वर्षीय महिला ने 3 कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर दानिश शेख, तौसिफ अख्तर और निदा खान के खिलाफ शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी, छेड़छाड़, धार्मिक भावनाओं आहत करने के लिए मामला दर्ज किया गया। नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक ने बीबीसी मराठी को बताया कि इस मामले में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली महिला बहुत डरी हुई थी और शिकायत देने की मानसिक स्थिति में नहीं थी। पुलिस ने उसे भरोसा दिया, हिम्मत बढ़ाई, उसके बाद उसने शिकायत दर्ज कराई और 26 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 से 3 अप्रैल के बीच 8 और एफआईआर दर्ज हो गई। ये सभी एफआईआर नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई हैं। इन शिकायतों में कहा गया कि घटनाएं 2020 से 2026 के बीच करीब 4 साल के दौरान टीसीएस के ऑफिस में हुई। फिलहाल इन 9 मामलों की सुनवाई नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय में अलग अलग दिनों पर जारी है। अब बात आ रही, क्या धर्मांतरण की कोशिश की गई? ये सबसे सवाल है। तो इस मामले का सबसे संवेदनशील गंभीर मुद्दा धर्मांतरण का है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों की मंशा सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराने की थी। इन्हीं आरोपों के आधार पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस घटना को अलग अलग शब्दों में पेश किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे संगठित धर्मांतर से जोड़कर देखा गया, तो कुछ जगह इसे संभावित अंतर्राष्ट्रीय रैकेट तक बताया गया। नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक के मुताबिक इस मामले में दर्ज 9 गंभीर मामलों में धर्मांतरण की कोशिश, धार्मिक भावनाएं आहत करना और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब खासकर अभियुक्तों के वकील की ओर से एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो एफआईआर में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब बात आती है, क्या एफआईआर में कथित धर्मांतरण का जिक्र है? तो अभियुक्तों के वकील राहुल कसलीवाल कहते हैं कि इस मामले की किसी भी एफआईआर में धर्मांतरण का जिक्र नहीं है और कुछ जगह धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा जरूर लगाई गई, लेकिन धर्मांतरण का उल्लेख नहीं है। एक अन्य वकील बाबा सैयद के अनुसार पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में भी जबरन धर्मांतर या वास्तविक धर्मांतर होने का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। फिर यह मुद्दा किस आधार पर उठाया जा रहा है? बीबीसी मराठी ने इस मामले की एफआईआर को पढ़ा, लेकिन इसमें धर्मांतरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला। अब कुछ संगठन भी इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं और मुंबई में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस संगठन की 5 सदस्यीय टीम नासिक गई और उसने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि यहाँ धर्मांतर की कोशिश का कोई सबूत नहीं मिला। एपीसीआर के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान कहते हैं कि अगर यह धर्मांतरण का मामला होता तो 4 साल में कम से कम एक व्यक्ति का धर्मांतरण हुआ होता, लेकिन जबरन धर्मांतरण का एक भी मामला सामने नहीं आया। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह सब एक प्रतिष्ठित कंपनी टीसीएस में हो रहा था। इतनी बड़ी कंपनी में 4 साल तक एक भी कर्मचारी का सामने ना आना थोड़ा हैरान करने वाला है। शिकायत पुलिस तक कैसे पहुंची?
तो आप देखिए, इसे लेकर भी अलग अलग तरह की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार उसकी एक टीम कुछ समय के लिए टीसीएस के ऑफिस गई थी, जहां उन्होंने महिलाओं से बातचीत कर उन्हें आगे के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन इससे पहले यह भी खबर आई कि एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसका शिकायतकर्ता से कोई संबंध नहीं था, इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की थी। नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप के मुताबिक शुरुआती शिकायत के बाद सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी टीसीएस ऑफिस गई। उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की, उन्हें भरोसा दिलाया। इसके बाद और शिकायतें सामने आई। 26 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में अब तक टीसीएस ने जो एक सार्वजनिक बयान जारी किया, उसमें कंपनी ने कहा कि इस तरह के आरोपों को लेकर उसकी आंतरिक समिति को कोई शिकायत नहीं मिली। 17 अप्रैल को जारी बयान में टीसीएस ने कहा कि नासिक ऑफिस से जुड़े सिस्टम रिकॉर्ड की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि इस तरह के आरोप से संबंधित कोई शिकायत हमारी एथिक्स या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी को नहीं मिले। इस पर पुलिस आयुक्त कर्णिक का कहना है कि संभव है कि अभियुक्त टीम लीडर या ऊंचे पद पर रहे हों, इसलिए महिलाएं इतने वर्षों तक चुप रही हों। लेकिन इसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि एक ही रात में इतने मामले कैसे दर्ज हो गए। अभियुक्त के वकील बाबा सैयद कहते हैं कि 2 से 3 अप्रैल के बीच हुए कुछ ही घंटों में कुल 8 एफआईआर दर्ज हुई हैं। उसी दिन अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इतनी जल्दी क्यों? 4 साल तक प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट या एचआर में कोई शिकायत नहीं, और अचानक एक दिन में सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचकर 8 शिकायतें दर्ज कराते हैं। इसमें से संदेह पैदा होता। जब हमने यह सवाल नासिक पुलिस से पूछा, तो जांच से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न सार्वजनिक न करने की शर्त पर कहा कि शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई। नासिक के वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टकले के मुताबिक, हमारी जानकारी के मुताबिक, एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी जानकारी में एक हिंदू महिला रमजान के महीने में रोजा रखी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मामले में शिकायत दर्ज करने का आधार क्या था? कानूनी आधार? ऐसा कोई कानून नहीं है। निदा खान के खिलाफ क्या आरोप लगाया गया? नासिक के टीसीएस मामले में निदा खान का नाम खासतौर पर चर्चा में आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें पूरे मामले का सहायक या मास्टरमाइंड बताया गया। फिलहाल उनकी अग्रिम जमानत याचिका अदालत में लंबित है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने दर्ज एफआईआर कुछ अलग तस्वीर पेश की है। इन 9 मामलों में से केवल एक एफआईआर में ही निदा खान का नाम सह अभियुक्त के रूप में दर्ज है। 26 मार्च को दर्ज शिकायत में उन पर महिला की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। उनके वकील बाबा सैयद कहते हैं निदा खान केवल एक ही मामले में अभियुक्त है, बाकी 8 एफआईआर में उनका कहीं जिक्र नहीं है। वे अन्य मामलों में सहअभियुक्त भी नहीं है, फिर भी उन्हें मुख्य अभियुक्त कैसे बना दिया गया, यह समझ से परे है। नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप ने बीबीसी मराठी से बताया कि इस मामले में कुल 9 अभियुक्त हैं, उनमें से 2 महिलाएं हैं। निदा खान एक मामले में अभियुक्त है, उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। वहीं टीसीएस ने अपने बयानों में उनकी भूमिका स्पष्ट की। कंपनी के अनुसार मीडिया में उन्हें एचआर मैनेजर बताया गया, और आप देखेंगे इसमें, लेकिन वास्तव में वो प्रोसेस एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं। इस पूरे मामले के मद्देनजर टीसीएस ने उन्हें निलंबित कर दिया। ये बेहद गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग है। ये आप देखिए, नासिक के इस पूरे मामले में कुछ मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग के तरीके को लेकर गंभीर बहस हो रही है। कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई जिनका जिक्र ना तो पुलिस जांच में है, ना ही अदालत की कार्रवाई में। सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ खुद पत्रकार रही हैं। उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताई। उन्होंने, आप देखते हैं कि कहा कि इस तरह के यौन शोषण को किसी धर्म या किसी एक जेंडर से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसा शोषण पावर के दुरुपयोग की वजह से होता है। इसे धार्मिक रंग क्यों दिया जा गया, यह मेरा सवाल है। यह सवाल पुलिस, सरकार और सबसे ज्यादा मीडिया से है। उन्होंने आगे कहा, मीडिया में जो बढ़ रहा है वह बेहद गैर जिम्मेदाराना है, असंवैधानिक रिपोर्टिंग है। साथ ही इस मामले में महाराष्ट्र के राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका भी गैर जिम्मेदाराना है। यह सीधे सीधे ध्रुवीकरण की कोशिश है। कुल मिलाकर नासिक के इस पूरे मामले में अभी वास्तविक सच्चाई सामने आना बाकी है, और इससे पहले किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।